स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 9 ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसमें हम लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में वर्टिकल सर्कल को जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। आप देखो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा होगा कि किस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। वो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी ये एरो, क्योंकि ऑलरेडी आपको नीचे में दिया हुआ है कि √50 मीटर पर सेकेंड के साथ ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फाइन। अब आपको टेंशन फाइंड करनी है पी पे, और उसके वेयर अबाउट्स आपको दिए हुए हैं कि वो पी पॉइंट जो है इट इज़ मेकिंग 37 डिग्री, जहाँ पे भी दिया हो वो 37 डिग्री एंगल उसने दिया हुआ है। आप बोलोगे सर हम तो थीटा नीचे लेते थे। उसने जिस हिसाब से दिया आपको अकॉर्डिंग उसके काम करना पड़ेगा। 1 मीटर का रेडियस है इसका। ठीक है, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि टेंशन क्या होगी एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी आपको टेंशन के बारे में बात करनी है। अब टेंशन के बारे में जब आपने बात करनी है तो आप ज़रा मेरी बात पे ध्यान दोगे क्या, कि जब हम टेंशन फाइंड करने लगेंगे ना तो हमारे को एक प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बताता हूँ क्या, आप देखते हैं। पूरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने देख लिया कि दो तरह की इक्वेशंस आती हैं। एक सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन, जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर बात करते हैं, वहाँ से हम टेंशन निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हम बात करने लगते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है वेलोसिटी की। फिर वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। आप बोल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। आप मेरी बात ध्यान देना ज़रा। देखो, अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की अगर बात करूं तो ये इसकी टेंशन। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब इसको आप रेजोल्यूट करने लगो, रेजोल्यूशन करो, तो अलोंग द लाइन, ये वाली लाइन के अलोंग ही करो जो रेडियस यहाँ दिखाई दे। मैं बताऊँ कौन सी लाइन, इस लाइन के अबाउट, मतलब द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसके इसके अलोंग आप इसको एक्स एक्सिस इसको मानो। ठीक है, आपकी ये टेंशन आ गई, आपको मालूम है बड़े अच्छे से। एम जी के लिए आपको बड़े अच्छे से पहले से मालूम है कि एम जी हम कैसे बनाते हैं। एम जी हमारा इधर आ गया। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया, एम जी इधर बना लिया। फाइन। फिर उसके बाद आपको और कौन सी फोर्स है यहाँ, और बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है, बस आप इधर बस क्या बना लो, इसकी एक्सिस बना लो बस। तो लो, मैं एक्सिस बना देता हूँ आपको। ये लो, ये लो, आ गया। ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है 37 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा गिवन है, थीटा ले लो अभी आप, या 37 डिग्री लिख दो सीधा। ठीक है, 37 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि ये और ये लाइन आपस में पैरेलल में है। ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल भी कोई याद नहीं करना, याद करके आप कर ही नहीं सकते इन क्वेश्चंस को। आप कभी भी देखना, आप क्वेश्चंस कभी नहीं कर सकते याद करके कि कौन सा एंगल थीटा लेना है। आप देखो और बनाओ, अल्टीमेटली और कुछ नहीं करना आपने। ये आ गया। अब मैं बोलूँगा, देखो, टी प्लस एम जी कॉस 37। अच्छा, एम की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, एम इक्वल टू 1 kg है। एम इक्वल टू 1 kg है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, टी प्लस एम जी कॉस, थीटा ही लिखता हूँ अभी, थीटा वही जो यहाँ लिखा था, याद नहीं कर लेना वो इक्वेशंस, वहाँ थीटा कोई और था। टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज़ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और अगर आप इसको सूडो फोर्स के लेवल से करना चाहते हो फिर आप यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, क्योंकि जो जो बॉडी, आप सोचो कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो अगर इसी इसी बॉब के ऊपर ही बैठा हुआ है, अगर वो बॉब के ऊपर बैठा हुआ है तो बॉब उसके लिए स्टेशनरी है। ठीक है, बॉब उसके लिए स्टेशनरी है, लेकिन फिर आपको सूडो फोर्स लगानी पड़ती है। उस कॉन्सेप्ट से भी, सेंट्रीफ्यूगल वाले कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो ये इक्वेशंस। बात वही है। जब हम ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है आपका, उसके हिसाब से अगर बात करें तो तब हमारा आंसर आता है, क्या बोलेंगे हम, कि जो फोर्सेस आपकी सेंटर की तरफ हैं वो ही आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, तब हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम बोलते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, net force towards the direction of acceleration, and we know कि direction of acceleration in case of circular motion is towards center।
ठीक है। तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, इक्वल टू लिखा एम वी पी स्क्वेयर अपॉन 1, या अभी आर ही लिख दो, अभी आर ही लिख दो। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। जैसे ये इक्वेशन आई मैं इसको और मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि मैं वैल्यूज़ डाल दूंगा यहाँ पे टेंशन की, टेंशन निकालनी है मुझे, तो टेंशन एट पॉइंट पी निकालनी है, टेंशन एट पॉइंट पी निकालनी है, जिसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखोगे कि टी इज़ इक्वल टू, मैं अच्छे से लिखता हूँ, टी इज़ इक्वल टू क्या बना, टी इज़ इक्वल टू क्या बन गया, एम वैल्यू 1 वी पी स्क्वेयर अपॉन 1, यानी वी पी स्क्वेयर ही हो गया, दोनों आर और एम दोनों 1 है, इसलिए ये वी पी स्क्वेयर प्लस, नहीं माइनस 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 ये एम जी कॉस थीटा, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10, ठीक है, जी की वैल्यू 10, कॉस थीटा 37, कॉस 37 इज़ 4/5, 10 इंटू 4/5 इज़ 8, तो -8 आ गया, वी पी स्क्वेयर -8 आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी पी स्क्वेयर यहाँ पे हमारे पास नहीं होगा, वो हम पहले से रेडी हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा होता ही होता है। आपको दूसरी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, आपको यूज़ करनी पड़ेगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप देखो, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आपको मालूम है यहाँ पे आप क्या लेते हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0। इसके लिए मुझे चाहिए होगा कि ये कितनी हाइट गेन कर चुका है ये बॉल, ठीक है, ये वाली हाइट चाहिए। देखो उसको रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ कि कौन सी हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है, वो ये है, ठीक है, जिसमें से इतना पोर्शन मुझे मालूम है 1 मीटर है, ठीक है, जितना मुझे पोर्शन मालूम है 1 मीटर है, और ऊपर वाला पोर्शन कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, क्योंकि ये 1 है ना, ये रेडियस है, ठीक है, तो 1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस 37 कितना हो गया 4/5, तो 4/5 तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4/5, ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी 1 + 4/5, 1 + 4/5 इज 9/4, 9/5, 9/5, 9/5 इसकी हाइट आ गई, ठीक है, 9/5 ये टोटल हाइट हो गई। कोई बात नहीं, अब ये याद रखेंगे हम हाइट, और फिर इसी बेसिस पे मैं लिखूंगा, आप ध्यान देना जरा, क्या, हाफ एम वी स्क्वेयर, ये लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया, और वी स्क्वेयर आपको मालूम है ये √50 गिवन था आपको, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू, क्योंकि वहां पे 0 है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू हाफ एम वी पी स्क्वेयर, ठीक है, वी पी स्क्वेयर प्लस, अभी आपने ग्रेविटेशनल एनर्जी का सिस्टम बना लिया अपने लिए, एम जी एच मैंने अभी बताया आपको 9/5, 9/5, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। आपको सब कुछ कैलकुलेशन अब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एम तो कैंसिल हो गया, वैसे भी वैल्यू मालूम है, लेकिन एम कैंसिल भी हो गया, यहाँ एम कैंसिल भी हो गया, ठीक है, आपका आ गया ये 25 जूल्स आ गया, ये 25 जूल्स आ गई, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ 25 जूल्स, तो 25 जूल्स इज़ इक्वल टू वी पी स्क्वेयर अपॉन 2, और ये आ गया 18, ये आ गया 18, ठीक है, तो 18 7 बन गया ये, ठीक है, ये 25 है, देखो मैं जो कर रहा हूँ आपको बस समझा देता हूँ, ये जो आपका है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 18, सॉरी दिस इज़ 25 एंड दिस वन इज़ 18, ठीक है, दिस वन इज़ 18, तो 7 हो गया, तो 7 इक्वल टू 7 इक्वल टू हाफ वी पी स्क्वेयर, ये आपकी इक्वेशन यहाँ से निकाल दी मैंने, जबकि आपका बन गया वी पी स्क्वेयर इक्वल टू 14, और वी पी इक्वल टू क्या बन गया, वी पी इक्वल टू √14, ये भी पूछा जा सकता था, पेपर में पूछा नहीं है उसने, लेकिन ये भी पूछा जा सकता था, मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। फिर यहाँ पे अगर इस √14 को हम यहाँ डालेंगे तो ये आ गया टी इज इक्वल टू बन गया आपका 6 न्यूटन, टी इज इक्वल टू बन गया 6 न्यूटन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो नीचे से उसने वेलोसिटी कितनी दी है बॉब को, आप देख सकते हो √3gl। जब √3gl दी है तो पहले से ही मैं रेडी हो गया भाई, पूरा वर्टिकल सर्कल तो नहीं बनता इससे, √3gl से। कल आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने लास्ट वीडियो में रादर, कि यहाँ तक अगर पहुँचना हो तो √2gl चाहिए होता है, इसका मतलब यहाँ तक तो ये पक्का पहुँचा है कहीं इस सेक्शन में, लेकिन पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ये हमें पता चल गया, ठीक है, ये हमें इतना पता चल गया कि पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होना। इसलिए हम लोगों को पूछा गया कि अब बताओ कि
ये मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा बॉब यहाँ पे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तो √3 GL से इसका पूरा √5 GL चाहिए तो जाके कहीं कंप्लीट सर्कल बन पाता है, ठीक है। उससे ऊपर हो √6 GL हो तब भी हो जाता है, लेकिन √5 GL से नीचे की अगर जब भी वेलोसिटी होगी तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फाइन। अब करना क्या है इसके अंदर, अब आपको ये समझना है यहाँ कि अब ये पहुंचेगा जहाँ पे भी, अब बोलूँगा मैक्सिमम हाइट बॉब ने कितनी ली। आपने एक बात अंडरस्टैंड करनी है, कल आपको स्लैक की बात की थी मैंने कि अब आपका टेंशन ही ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे कहीं। हमें मालूम है हमें टेंशन यहाँ पे ज़ीरो होगी। अगर हम √5 GL से चलते तो यहाँ पे टेंशन ज़ीरो होती, जिससे लेकिन जस्ट ये कंप्लीट कर जाता सर्कल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इसकी टेंशन जो ज़ीरो होगी होगी यहाँ पे कहीं इसकी टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। ये तो हमें मालूम है अपनी पूरी वर्टिकल सर्कल की पूरी थियोरी से, ये हमें मालूम चल चुका है कि यहाँ पे कहीं पे टेंशन ज़ीरो होगी। ये हमने समझना है, इसमें जो मेन पार्ट हमारा क्रक्स है जो समझने वाला यहाँ, वो ये कि यहाँ पे कहीं पे जाके बीच में इसकी टेंशन ज़ीरो होनी ही होनी है, ठीक है। जहाँ टेंशन ज़ीरो होती है ना, वहाँ वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। मैंने आपको कल इक्वेशन से समझाया भी था, वो माइनस इक्वेशन क्या होती है किसी इस सेक्शन में 90 से लेके 180 के बीच में, जब थीटा इक्वल टू 90 से 180 के बीच में हो तो आपकी जो टेंशन होती है ना यहाँ, दैट इज इक्वल टू होती है mv² अपॉन l प्लस प्लस नहीं माइनस होता है माइनस mg कॉस थीटा। और माइनस mg कॉस थीटा होने की वजह से ये दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो आ जाता है। इसका मतलब नहीं है कि वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होने से पहले टेंशन जीरो हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी जीरो होने से पहले ही टेंशन जो है वो जीरो हो जाती है। तो टेंशन यहाँ पे इस सेक्शन में जब टेंशन यहाँ नेगेटिव के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन यहाँ टेंशन, इसका मतलब यहाँ टेंशन जीरो हुई है बट वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको जरा समझना। मतलब ये वाला जो थ्रेड जो जिस स्ट्रिंग के साथ इसको यहाँ कनेक्टेड है ना, ये वो समझ लो गायब ही हो गया। उसका टेंशन जीरो होने का मतलब हुआ उसका कोई रोल ही नहीं रहा, उसका रोल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे अचानक अब क्या हुआ, इस पॉइंट पे अचानक इसको वेलोसिटी है इसके पास अचानक, और लेकिन ये सर्कल अब छोड़ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी के कारण अब ये कैसे जाएगा, इसकी मोशन पता कैसी होती है इसके आगे, इसकी मोशन आगे होती है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है। कौन सी मोशन लेता है? प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है। यहाँ से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ गया ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ गया, यहाँ पे इसका एक थीटा भी बनेगा ये, और इसकी वजह से ये क्या करेगा, इसकी वजह से ये वाली मोशन आएगी इसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है कि इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, टेंशन जीरो हो गई। टेंशन जीरो है बट सम वेलोसिटी है, हवा में है। टेंशन जीरो का मतलब हो गया कि अब उसके जो स्ट्रिंग था उसके कंट्रोल उसने लूज कर दिया, वो है नहीं, टूटा नहीं है। वो टूटता तब है जब टेंशन ज्यादा होती है, तो तब टूटता है। वो टूटा नहीं है, वो ढीला पड़ गया। यस, ढीला पड़ गया इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें ढीला पड़ गया, और ढीला पड़ने के कारण क्या हुआ कि अब उस स्ट्रिंग का इस बॉब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर कौन कंट्रोल में आ गया? कंट्रोल में आ गई दो चीजें, एक आ गई आपकी ग्रेविटी और दूसरी आ गई वेलोसिटी। ग्रेविटी और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन आपको बड़े अच्छे से मालूम है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। और आपको तभी पूछा है उसने कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको मैं बताता हूँ ये हाइट कितनी ली। इसको यहाँ से हाइट हमने मेजर करनी है एक्चुअली। ये आ गया एल, ध्यान देना जरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये आ गया एल, ये आ गया ये वाला, क्योंकि ये आपको इसको हम थीटा मान रहे हैं, हाँ? इसको हम थीटा मान रहे हैं, ध्यान देना प्लीज, हाँ? इसको हम थीटा मान रहे हैं। तो ये हो गया आपका एल कॉस थीटा यहां तक, और उसके बाद ये कुछ हाइट उसकी प्रोजेक्टाइल के कारण, ये वाली जिसको हम एच मैक्स बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का। तो टोटल इसने कितना हाइट वहां गेन की होगी, दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान देना प्लीज, दैट विल बी इक्वल टू एच मैक्स, जो मुझे बोला है यहां निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स इक्वल टू एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच एम लिख देता हूं। एच एम तुम लिख दो यहां पे प्रोजेक्टाइल का एच एम,
प्रोजेक्टाइल मोशन का एच एम था ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का एच एम का एच एम, बस प्रोजेक्टाइल वाले मोशन वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे वहाँ। तो यानी कि सारी कहानी किस पे आ गई, अटक गई। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, एच एम। एच एम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वेलोसिटी। फिर वो वेलोसिटी का चक्कर पड़ गया जो हम अभी तक कर रहे हैं, वही वेलोसिटी है, सब कुछ वही है, कुछ कॉन्सेप्ट नया नहीं आया। एक बात आपको बस ये सिखा दी कि यहाँ पे तो करना कैसे है, करने का तरीका वही है, करने का तरीका वही है, आपको बताया। एक तो सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स की इक्वेशंस लगती हैं, और दूसरी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है, उससे ही आपकी ये कैलकुलेशन होगी पूरी। क्योंकि एच एम कैलकुलेट करने के आपको वेलोसिटी चाहिए होगी, ये तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया लगभग, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो कॉस थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा उसने गिवन नहीं है, कॉस थीटा भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। गिवन जो है वो है लेंथ और एक वेलोसिटी, तो इसी की टर्म्स में आपने आंसर निकालना होता है, जो गिवन है उसी की टर्म्स में आता है। आप थीटा जो अपनी मर्जी से ले रहे हो, जो थीटा आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, उसकी टर्म्स में आपने आंसर नहीं निकालना है। तो इसको बड़े अच्छे से सीखेंगे कैसे हम करेंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं रहा। अब ये अगर इन्फॉर्मेशन जिसको समझ आ गई तो उसके बाद उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो, फिर से हमने वही डायग्राम जो पीछे भी बनाई, वही डायग्राम है, ये भी थीटा होगा। वो टेंशन वाली इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारी सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन है, क्या, टी प्लस एम जी कॉस थीटा, टी प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी, वी क्या लिखें इसको, वी लिख दो, वी स्क्वेयर अपॉन एल, ये आ गया। और हमें मालूम है यहाँ टेंशन ज़ीरो हो चुकी है, हमें मालूम है यहाँ टेंशन ज़ीरो हो चुकी है, इसलिए टी इक्वल टू ज़ीरो डाल दो। टी इक्वल टू ज़ीरो डालते ही आपका क्या बन गया, एम वी स्क्वेयर अपॉन एल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम कैंसिल हो गया, यहाँ से आपकी वी की वैल्यू निकल गई कितनी, वी इक्वल टू, ये निकल गया रूट जी एल कॉस थीटा, ठीक है, रूट जी एल कॉस थीटा। तो ये वैल्यू बन गई आपकी वेलोसिटी की, ये हमने निकाली। लेकिन इसमें अभी कॉस थीटा हमें मालूम नहीं है, मैंने पहले ही बोला ना, थीटा तो हमने अपनी मर्जी से ले लिया ना कहीं पे भी, ठीक है। तो इसलिए वो थीटा की टर्म्स में आप आंसर नहीं निकाल सकते, थीटा की टर्म्स में आंसर नहीं निकाल सकते। आंसर जो निकालना है आपको वो एल और जो आपको वेलोसिटी गिवन है उसकी टर्म्स में ही आंसर निकाल सकते हो। इसलिए थीटा की वैल्यू भी निकालो। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखते हैं अच्छे से। एक है ना हमारे पास, एक अभी क्या, एक ऑप्शन है, होती है, आपको मालूम है बड़े अच्छे से। इसी पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे, इसी पॉइंट पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। उधर से हम देखते हैं क्या इक्वेशन मिलती है, क्या पता हमें कोई फ़ायदा हो जाए। और देखें क्या इक्वेशन बनेगी, हाफ एम रूट, ये लोएस्ट पॉइंट पे मैं लिख रहा हूँ, क्या, लोएस्ट पॉइंट पे लिख रहा हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट पे इसकी क्या, वो भी लिखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, मालूम है हमें, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम, ये निकालना है वी, निकाला है बट अभी कॉस थीटा नहीं है, तो क्या पता यहाँ कॉस थीटा से निकल जाए वी, और उसको यूज़ करके दो इक्वेशंस बनेंगी ना, कॉस थीटा और वी अननोन है हमारा यहाँ, प्लस क्या, एम जी एच, देखो मैं एम जी एच लिख रहा हूँ, एम जी एच निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो एल और इसकी हाइट कितनी, एल कॉस थीटा, ठीक है, तो ये एल वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, एम 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 कैंसल, ये बन गया। कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन की कहानी है, सारी सारी कैलकुलेशन की कहानी है। देखो मैं लिख रहा हूँ अभी, आप समझना, 3/2 जी एल, ठीक है, 3/2 जी एल इक्वल टू 1/2 जी एल कॉस थीटा, 1/2 जी एल कॉस थीटा प्लस जी एल कॉस थीटा, ये बन गया, ठीक है। जी एल सारे कैंसिल हो रहे हैं, देखा, जी एल जी एल जी एल जी एल कैंसिल हो गए सारे, ठीक है। जब कैंसिल हो गए तो फिर क्या करेंगे, बताओ क्या क्या बचा है, मैं बताऊं आपको, 1/2 कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो 3/2 कॉस थीटा हो गया,
यहाँ पे कॉस थीटा है, देखना कैलकुलेशन ना गलत हो बस कुछ भी, ठीक है। ये 1 भी है ना, हाँ ये कैंसिल होकर ये 1 बनेगा ना, डिवाइड बाई जी एल है तो ये 1 बनेगा, तो ये 1 भी है इधर, ये नहीं भूल जाना। तो इसलिए क्या बना, 3/2 कॉस थीटा, मैं लिखता हूँ 3/2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 1 जब 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये बन गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। यही सारी कहानी है इसकी। ये देखो, ये जो मैंने लिखा अभी ब्लू में क्या, कि v इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला था जी एल कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी तो v क्या आ गया, यहाँ पे हमने v की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली कि ये जो जिस वेलोसिटी के साथ ये आगे जा रहा होगा उसकी वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, क्या चला कितने के साथ था, 3gl के साथ, √3gl के साथ, और वहाँ कितना पहुँचा, gl/3 √gl/3 के साथ। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब इसके कारण यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, इसके कारण जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी अब सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। इधर से अपने कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना है, एच मैक्स कैलकुलेट करना था। एच मैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको क्या करना है, एल प्लस एल कॉस थीटा, जो आपने हाइट मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, एच मैक्स वो किसके बराबर निकालनी थी आपने, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या था, एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच एम, कौन सा वाला, प्रोजेक्टाइल का अपना एच एम, वो जो मैंने बताया था यहाँ पे ये ऐसी मोशन लेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हाइट आई, जो मैक्सिमम हाइट इसकी आई वो कितनी होगी। तो ये जो एच एम मुझे निकालना है, ये एच एम कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है एच एम का, वो आपको टी आर एच का बताया था, तोताराम हलवाई वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है वो, यू स्क्वेयर क्या कॉन्सेप्ट था वो, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी, अपॉन जी। देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, तो यहाँ तक ये 2g होता है शायद ना, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। अब आपने क्या करना है, बाकी कुछ नहीं, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कैसे लाओगे, कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है, कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/9। तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा होता है, तो 8/9 वैल्यू आ गई इसकी, इसकी वैल्यू 8/9 आ गई, ठीक है। ये देखो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 8/9। ये मैंने एच मैक्स की वैल्यू लिख दी, एल प्लस एल कॉस थीटा वी स्क्वेयर, यू स्क्वेयर मतलब वी स्क्वेयर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के लिए तो यही है ना, फिर साइन स्क्वेयर थीटा, और फिर ये आ गया आपका 1/2g। तो यहाँ से कैलकुलेशन करो तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बीच में जब प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाती है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। फिर जब आपने वी निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, थीटा आपको पता चल गया, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत से, रेंज कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, वो भी पूछ सकता है, ठीक है, वो कितनी होती है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट आगे कुछ भी लगाए जा सकते हैं इसमें, तो उस तरह के क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। एक बात और बता देता हूं मैं थोड़ी सी आपको, कि अगर कभी इस तरह का एक हॉलो स्फीयर हो या सिलेंडर हो, कुछ भी हो, और यहां पे एक कोई मास पड़ा है एम, थ्रेड के बिना, अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग है, और यहां पे ये भी पूरे सर्कल कंप्लीट करेगा अंदर, जब ये रोटेट करेगा तो ये मास भी करेगा। जो कहानी वहां पे टेंशन की थी, जस्ट रिप्लेस, मैं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चंस में ना, रिप्लेस टेंशन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बस बाकी सब कुछ सेम है। यहां पे इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, √5gl टू कंप्लीट द फुल सर्कल, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। कल आपको रॉड की कहानी भी बताई थी, वहां पे क्या चेंजेस थी। आज एक और स्टोरी सुना दी कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर आपका ये मास पड़ा हुआ है, सिलेंडर को रोटेट कर रहे हो, ठीक है। यहां पे हम मास को खुद रोटेट कर रहे थे थ्रेड को यूज करके,
लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इस सिलेंडर को रोटेट कर रहे हो, उसके रोटेट करने के कारण ये भी घूमेगा। जो ये घूमेगा इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कहानी है, एवरीथिंग रिमेन सेम, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट रिप्लेस टेंशन बाय नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे टेंशन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। थैंक यू वेरी मच।